मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज जिस कहानी को आप सुनेंगे उसका नाम सबील है और उसकी राइटर है उम्मे उमैर। चले चलते हैं कहानी की तरफ। रानी, ए रानी, उठ जा मेरी जान। सुबह से 10वां चक्कर तेरे कमरे का, ऐसे लगता है कि तुम गधा घोड़ा सब कुछ बेच के सो रही हो। रजिया बेगम ने दुहाई देते हुए खिड़कियों से पर्दे को हटाते हुए कहा। एकदम से पूरा कमरा खिड़की से आती सूरज की रोशनी से रोशन हो गया। अम्मी प्लीज सोने देना, अभी ही तो सोई थी, इतनी जल्दी सुबह ही हो गई है। रानी ने फौरन कंबल खींचकर चेहरे तक तान लिया। सुबह नहीं मेरी जान, अभी दोपहर हो रही है। रजिया बेगम ने बिस्तर पर बैठे ही रानी की चोटी से निकले लटों को सुलझाना शुरू कर दिया। रानी मेरी जान, लड़कियां इस उम्र में तरह तरह के फैशन करती हैं, रंग बिरंगे लिबास से तन करती हैं। इनको तो अपने बनाव सिंगार से फुर्सत नहीं मिलती, और एक तुम हो, बस लंबे खुले चोले से कुर्ते पहनती हो और वही दुपट्टा लपेटे एक ही अंदाज। माँ बाप के घर ही तो बेटियां अपने चाव पूरे करती हैं, अगले घर में तो इनका नसीब ही जाता है। रजिया बेगम ने ठंडी आह भरी। अम्मी आपको तो पता है अर्श लंगूर हर वक्त आता जाता रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता चुस्त लिबास पहनना, और वैसे भी मैंने ही तो तीनों छोटियों के लिए मिसाल बनना है। ये बात तो तेरी ठीक है, पर फिर भी थोड़े बहुत शौक रंग पहन लिया कर मेरी जान। रजिया बेगम एकदम से बोली। रानी अन से सुबह से कितने चक्कर लगा चुका है और बार बार तेरा पूछ रहा है। तूने दोबारा कोई गड़बड़ तो नहीं की इसके साथ? अम्मी जान, इस गीदड़ का नाम ना ले मेरे सामने, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाता है हर वक्त खामखा। बहुत बुरी बात है रानी, ज्यादा सलवातें सुनाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से उठो और फ्रेश हो, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए तैयार करो। अब बस 20 मिनट में किचन में पहुंचो। रानी ने कसलम बंदी से सर उठाकर कमरे में लगे वॉल क्लॉक को देखा, जो दिन के 11:30 बजा रहा था। चारों न चार बिस्तर से उठकर पाँव में चप्पल अड़स कर गुस्ल खाने का रुख किया। अभी अपने घुंघरियाले बालों के गुच्छे को सुलझाने के लिए हेयर ब्रश हाथ में पकड़ा ही था कि अंस की हाँकें सुनाई थी। आवाज के ताकुब ने खिड़की से बाहर के मनाजिर देखकर खुद को शाबाश दी। अब लेगा पंगा तो देखना मैं इसका क्या कुचोमर निकालूंगी। बड़ा आया रानी पर रोब झाड़ने वाला। तेज तेज हाथ चलाकर बालों को पौनी में कैद किया और बड़े दुपट्टे को सलीके से सर समेत अपने शानों पर पहनाकर खुद को तूफान की तरह नीचे ले आई। आवाज में गुस्सा और बदले की बदबू और वो अपने कमरे में महसूस कर सकती थी। धड़ धड़ दरवाजा बजा। कौन है? बाहर निकलो जरा। रानी, क्या तकलीफ है अंस? मेरे नाल मुंह ना ला। रानी, मेरे हाथों से बच जाओ, किसी दिन कत्ल हो जाओगी तुम। आहा, इतना गुस्सा? कोई तमीज नाम की चीज है तेरे विच? रानी ने इसको मजाकियन चिढ़ाते हुए पंजाबी लहजे में बात करते हुए दरवाजा खोला। मुंह चुक के मेरे कमरे च आ जाया ना कर अंस। ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो शैतान की खाला। रानी ने हैरत से आंखें फैलाई। ज्यादा मौसून बनने की कोशिश ना करो, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं कि रात को मेरे कमरे की खिड़की से क्या करके आई हो। की होया अंस? अच्छा, ये भी मैं ही बताऊं कि रात को तुम क्या करके आई हो? यानी चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। तुम वैसे नहीं काबू में आने वाली, मेरे पास भी तुम्हारे इन तकरीबकारियों का इलाज मौजूद है। चची जान, जरा इधर आइए, तशरीफ लाइए। अंस बेटा, क्या हो गया है? रज़िया बेगम तौलिए से हाथ खुश कर कर किचन से बाहर निकली। चची जान, मैं इस चुड़ैल को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसने दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैंने इसकी गिच्ची मरोड़ देनी है। अच्छा बताओ तो सही मेरे लाल, मैं अभी इस रानी की तबीयत साफ करती हूँ। चची जान, सिर्फ आपका लिहाज है, वरना ये कब से इस फानी दुनिया से कूच कर चुकी होती। अम्मी जान, आप इसकी बातों में ना आए, ये वैसे ही जनाना आदात और अतवार का मालिक है। शिकायतें ऐसे लगा रहा है जैसे मैंने इसकी भरी तिजोरी से माल चुराया है। निकम्मा निकट्टू कहीं का। देखा देखा चची जान, ये अभी भी चालाक लोमड़ी अपनी स्याह कारियों पर पर्दा डाल रही है। हुआ क्या है बताओ तो सही। रज़िया बेगम ने जिद होकर बोला। जान, कल रात मैं इशा के बाद जल्दी सोया था, क्योंकि मुझे सुबह फजर के बाद कुछ तैयारी दरकार थी। यही सोचा था जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठ पाऊंगा। ये लोमड़ी कल रात को मेरी खिड़की के पास लाल और काली मिर्चों की धुनी लेकर चली गई। आपको तो पता है कि मेरे कमरे की खिड़की मेरे बिस्तर से काफी करीब है। मैं गहरी नींद में था और इसने इन मिर्चों को जलाकर इसका सारा धुआं मेरे कमरे में फेंका है। नतीजन मेरा कल रात से खांस खांस कर बुरा हाल है, और मेरी लाल अंगारा आंखें भी आपके सामने है। रज़िया बेगम ने रानी की आंखों में आंखें डालकर लताड़ा और वार्निंग भी दे डाली। अभी और इसी वक्त अन से माफी मांगो और बोलो आइंदा से नहीं करोगी। और अम्मी, जो मेरे साथ करता रहा है वो किस खाते में जाएगा? पहले ये माफी मांगेगा और फिर मैं, वरना ये चाहे अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजारता रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं।
मीसनी, जो मैंने बोला है वो करो अभी और इसी वक्त। रानी ने चारों न चार वही चुराने वाले से बोला। अंश, आइंदा मिर्चों की धुनी नहीं दूंगी तुम्हारी खिड़की के बाहर से। देखी चाची जान अभी भी कितनी अकड़ से बात कर रही है। इसमें 1% भी नदामत ढूंढने से भी नहीं मिल रही। ये मुझे लिख कर दे, अपने दस्तखत के साथ साथ अपना अंगूठा भी लगाएगी। नहीं करूंगी, जाओ जो करना है कर लो। रानी ने ढीठ पने की इंतहा कर दी। देख लीजिए चची जान, ये कितनी बदलिहाज है, ना छोटे बड़े की तमीज और ना कोई अदब लिहाज इसको। रजिया बेगम ने सर अपने हाथों में लेते हुए रानी को खा जाने वाली नजरों से देखा। रानी, जो अंश बोल रहा है इस पर फौरन से पहले अमल करो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फौरन पेन पेपर लेकर आओ। चची जान, में इस नाजुक सूरत हाल में 2 गवाहों की मौजूदगी जरूरी समझता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? चची जान, मैं इस नाजुक सूरत हाल में 2 गवाहों की मौजूदगी जरूरी समझता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? चची जान, 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। बस मैं अपने 2 गवाहों को बुला रहा हूँ ताकि कल को अगर ये नई तकरीबकारी को सोचे भी तो गवाहों को बुलाकर इसको तहरीरी हल्फनामा दिखाया जाए और उसके मुताबिक सजा मुतय्यन की जाए। अम्मी जान, इसको और चढ़ाए अपने सर पर। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि ये लंगूर ही आपका बेटा है। हर वक्त इसी की तरफदारी करती रहती हैं। रानी ने दिल के फफोले निकाले और आंखों में उमड़ आने वाली पानी को पीछे धकेला। रानी, मुझे पता है तुमने जो कुछ किया है। क्या तुम्हें इसकी लाल अंगारा आंखें नजर नहीं आ रही? मजाक और शरारत की भी एक हद होती है। अभी और इसी वक्त लिखना शुरू करो। रानी ने खा जाने वाली नजरों से अंश को घूरा और कर्ब उठा लिया। आइंदा अंश की खिड़की से मिर्चों वाली धुनी नहीं दूंगी। मनजानिब रानी मुश्ताक। उसने अपनी शरीर मुस्कुराहट पे काबू पाते हुए पास खड़े 2 गवाहों को दस्तखत की दावत दे डाली। मुकदमे के आखिर मराहिल में अंश ने आजिजाना अंदाज अपनाते हुए चच्ची जान का निहायत तकरीम से शुक्रिया अदा किया और सलाम करके कमरे से वापसी के लिए पलटा ही था कि पीछे से रानी की धार सुनाई दी। मोहतरम व मुकर्रम अंस इश्तियाक, आपके लिए इतला से पहले अर्ज है कि यह हल्फनामा सिर्फ मिर्चों की हद तक ही है। बाकी अगर तुमने कोई और हरबा आजमाने की कोशिश की तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चच्चीदान, देखा है आपने, ये अभी भी मुझे धमकियां लगा रही है। अम्मी जान, मैं इसकी मुफीद मालूमात में इजाफा कर रही हूँ ताकि कहीं डगमगा ना जाए लंगूर। रानी ने दांत चबाकर बोला। वैसे चची जान, क्या मैं जरा चख तो लूं इससे पहले कि दुश्मन इससे फायदा उठाए। खबरदार नदीदे, अगर तुमने मेरे नाश्ते की तरफ देखा भी हो तो। रानी ने जंप लगाकर किचन का रुख किया, जबकि अंश का हंस हंस कर बुरा हाल था। अंश, क्यों करते हो मेरी बच्ची को तंग? चची जान, आपको क्या पता कि इसने मेरा क्या हाल बुरा किया है। मेरा सोना महाल कर दिया है। पहले ही हवा में पोलन ने मेरी नाक के नथों का हश नशर किया हुआ है और फिर बाकी की कसर इस टेढ़ी खीर ने निकाल दी है। अंस, रानी दिल की बहुत अच्छी है, बस जरा सी शरीर है और इसमें भी तेरे चचा और दादा दादी का ही हाथ है। जी चची जान, मेरे से ज्यादा रानी साहबा को और कौन जान सकता है। मैं ही तो आए दिन इसके जुल्म का शिकार रहता हूँ। अच्छा चाची जान, मैं तो चला। जा मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे कामयाब व कामरान करे, आमीन। कामरान के तो अभी तक कोई चांसेस नहीं है चची जान। एक कदर जोजा के बाद ही किसी हतमी फैसले पर पहुंच पाऊंगा। अस ने दोबारा से खीखी शुरू कर दी। अंस, तू भी एक नंबर का शरारती है। बस चाची जान, कभी फख्र नहीं किया, हमेशा आजिजाना जिंदगी को ही फौकियत दी है। रजिया बेगम ने हंसते हुए अंस के सर पर एक चपत लगाई और फिर वाशरूम की तरफ बढ़ गई। रानी, जो कि अपनी ही धुन में मगन नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रही थी, चाय का पहला घोंट गले से नीचे उतारा और फिर अंडे पराठे के साथ इंसाफ करने लगी। मौका गनीमत पाकर अंस ने किचन की राह ली और बहुत जोर से एक हाँक लगाई। रांगड़ी राड़ी राड़ी। रानी ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, बेलन उठाकर इसके पीछे लपकी ही थी कि पाँव किसी निहायत नरम शय से टकराया। झुककर देखा तो काले रंग का साम कुंडली मारे बैठा था। एकदम से सारा गुस्सा काफूर हो गया, चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया। जिस्म बेजान होता हुआ महसूस हो रहा था। टांगे जैली बन गईं। बड़ी कुव्वत से पास पकड़ी पड़ी कुर्सी पर थरथर कांपने वजूद को घसीटा और कुर्सी पर चढ़ने में कामयाब हो गई। खुश गले में फंसी आवाज निकाली और अंश को पुकारा। अंश बिल ताखिर नमूदार हो गया। क्या बात है रानी, बड़ी घबराई घबराई और परेशान लग रही हो। सांप। रानी ने कांपते हुए हाथों से नीचे फर्श की तरफ इशारा किया। प्लीज मुझे बचा लो। अरे अरे, तुम तो रोने वाली हो गई। 6 फुट से लंबे नौजवान को तो जीना दोहपर किया हुआ था तुमने, और अब 1 मिनट के अंदर अंदर काफूर हो गई। और वैसे भी तुम जैसी दलेर लड़की के सामने सांप की क्या मजाल है।
अंस अल्लाह का वास्ता है, ये वक्त बहस का नहीं है, कुछ तो करो प्लीज। ऐसे लग रहा था रानी अगले मिनट में होश हो जाएगी। काबिले एहतराम रानी साहिबा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जल्दी से इसको भी मिर्चों की धुनी दो, मरा तो नहीं, कम से कम बेहोश तो जरूर हो जाएगा। अंस ये वक्त पुरानी दुश्मनी पालने का नहीं है, रानी निहायत बेचारगी से बोली। भाई मैं तो हर मामले में हिसाब किताब बराबर रखने का कायल हूँ, सोच लो, आगे तुम्हारी मर्जी। अर्ज तुम घटिया इंसान, मुझे जहर से भी बुरे लगते हो, लेकिन वो एक बेहतरीन कौल है कि मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। रस्सी जल गई पर बल ना गया, वह भी हमारी झांसी की रानी साहिबा के। अब तुम जानो, तुम्हारा ये मेहमान। अस अस अगर इसे मारने की हिम्मत नहीं तो इसको कम से कम इधर से हटा ही दो प्लीज। ये काम तुम भी कर सकती हो, बल्कि अपनी 10 गज की लंबी जुबान को इस्तेमाल में लाओ और इस सांप को हरासा करो। आज तुम कितने घटिया इंसान हो, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करो, दोनों कान पकड़ो और मुझसे माफी मांगो, बात की बात में देखी जाएगी। माफी मांगती है मेरी जुती, दफा हो जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो, पूरे 47 दिन बड़ा हूँ तुमसे। अपनी शक्ल गुम करो और दोबारा अब हमारे पोर्शन में नजर आए तो तुम्हारा देखो मैं क्या हशर करती हूँ। पहले सांप को तो संभाल लो, फिर मेरा भी हशर कर लेना। अंश कॉलर झाड़ता हुआ कॉरिडोर से होकर अपने जीने उतरने लगा। रानी दांत पीसती बेस बसी से कुर्सी पे बेजोताब खा रही थी। रानी ने अंश के जाते ही अपनी सारी तवज्जो का मरकज सांप को बनाया तो हैरत से आंखें फैल गई। ये तो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहा। हायो मेरे रब, ये गीदड़ मुझे नकली सांप से बेवकूफ बना गया है। मैं भी सोचूं कितना फर्माबरदार बनकर मेरी एक ही पुकार पर वापस लौट आया था। मेरे ख्याल में इसकी पहले सही से तस्दीक कर लो तो बेहतर है। इस गीदड़ का कोई एतबार नहीं कि दुश्मनी में क्या गुजरे। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं इस कुर्सी से तो नीचे उतर सकूं। पता नहीं अम्मी किस तरफ चली गई हैं। हिम्मत करके दोबारा गला फाड़ फाड़ कर अम्मी को पुकारा। तकरीबन 10 सेकंड में रजिया बेगम कमरे से हाँफती कांपती नमूदार हुई। ये क्या हो गया मेरी जान? अम्मी जी आप किधर थी? आगे मत आना अभी। अरे रानी, पता नहीं था, मैं शावर ले रही थी। अम्मी सांप को देखकर भला कौन होशो हवास में रह सकता है। आप बस मुझे कोई डंडा या वाइपर ही दे दें प्लीज। आगे ना आना, बस इधर से मेरी तरफ। रानी ये हमारे बस का काम नहीं, मैं नीचे से अंश को बुलाती हूँ। अम्मी इस गिदड़ को नहीं बुलाना, आप बस मेरी तरफ वाइपर फेंक दें। रानी बावली हो गई है, मेरी तो टांगों में जान ही नहीं रही। अम्मी आप वाइपर ला दें वरना मैं खुद उतर जाऊंगी। तू ना उतरी मेरी बच्ची, मैं हिम्मत करती हूँ, बस इधर से ही मेरी तरफ फेंके। अम्मी जी ये नकली है या असली, ये तस्दीक करनी है बस। रानी ने कुर्सी से ही खड़े खड़े वाइपर के डंडे से इस प्लास्टिक के खिलौने को उलट पलट किया और फौरन जंप लगाकर नीचे उतरी। हाथ झाड़ते हुए गोया हुई भी, अभी तो ये गीदड़ अंश मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ओ रानी क्या कर रही हो? अम्मी जान ये नकली सांप है और ये कारस्तानी आपके इस चहीते की है। अच्छा चल गुस्सा थूक दे और जाने दे अभी। तू भी तो हर वक्त इसके नाक में दम किए रखती है, अगर वो मजाक कर गया है तो जाने दे मेरी समझदार बच्ची। चले अम्मी, सिर्फ आपकी सिफारिश पर उसका ये गुनाह माफ करती हूँ, लेकिन वो भी वक्ती तौर पर। तुम लड़कियां पागल तो नहीं हो गई यार? ये सब टोपी ड्रामे करते हैं और तुम बेवकूफ अव्वल दर्जे की इनकी गैर मौजूदगी में आहें और टसवें बहाती हो। रानी तेरे सीने में कोई पीतल का आला फिट है कि जिस पर हर चीज पे असर है? प्यारियो, मैं तुम लोगों की तरह लाइक लग नहीं हूँ। मैं हर चीज की कारीगरी को और इसकी कारकर्दगी को इसके अमली मैदान से जांचती और परखती हूँ, जबकि मेरी भोली भाली लाइलक सहेलियों के पास से अकल आते जाते शॉर्टकट लेकर चली गई हैं। बस इतना सा फर्क। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वर्दा बोली, रानी तुम और तुम्हारी दकियानूसी फिलॉसफी हमारी समझ से तो बालातर है। ये बातें दकियानूसी नहीं हैं, ये तो हकीकत पर मबनी असलियत है जो मैं पिछले आधे घंटे से तुम लोगों के सामने मगजमारी कर रही हूँ। जिगरी सहेलियो, अब मेरी बातों को कान खोलकर और दिमाग को हाजिर कर नोट करो, फिर रिकॉर्ड कर लो। अगर कभी तुम लोगों के कदम डगमगाए तो मेरे हवाले जरिए सुन लेना। अब ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलो जो बोलना है, वरना हम जा रहे हैं। अरे अरे पागल लड़कियों, खबरदार जो इधर से एक कदम भी हिली तो। नीकी का तो जमाना ही नहीं रहा, रानी ने मसनूई खफगी से दिखाई। अब जो बकना है वो बक भी दो। हफ्सा ने चौकर आंखें दिखाई तो अर्ज किया है, माइक जरा आगे करना प्लीज। दोनों ने अपने सर पीट लिए। देखो मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, हम उम्र के इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हर चीज पुरकशिश और जाजिब नजर लगती है। मैं बहुत हमदर्दी और खलूस के साथ समझा रही हूँ। देखो, मोहब्बत की मंजिल को पार्कों, होटलों और कैफेटेरिया में ना ढूंढो। यह तो निकाह की पाकीज़ा चादर है जो घर की चारदीवारी में बारिश की हल्की फवार बनकर तुम्हारी रूह में उतरेगी। इस पाकीज़ा जज्बे को बाजारों और चौराहों की जिम्मत ना बनाओ, क्योंकि
اس کی غلاظت تمہارے لباس کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی آلودہ کر دے گی۔ تم دونوں سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ جی بالکل سمجھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کریں گے الحمدللہ۔ ہم تو بس تمہاری ذہانت کو آزما رہے تھے راہنی صاحبہ، بس اب آزما لیا ہے تو چلتے ہیں۔ پھر گھر یا آج کالج میں ہی شب پاشی کا ارادہ ہے کیا؟ توبہ توبہ، رانی کیوں بھوتوں سے مروانے کا ارادہ ہے؟ او کمکلو، نہیں مرتی بھوتوں سے، وہ تو جیسے تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہیں۔ تینوں کھلکھلاتی اٹکیلیاں کرتی سست روی سے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اپنے ہی دھن میں گم سفید لٹھے کو زیر تم کیے بہت پروقار لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی بائک تک آیا اور جیسے ہی پہلی کک لگائی، ٹھنڈا یخ پانی اس کے سر سے پاؤں تک گیلے ہونے کا احساس دلا چکا تھا۔ لش لش کرتی پشوری چپل میں بھی پانی اپنا رستہ بنا چکا تھا، اور جیسے ہی بائک سے اتر کر قدم گھر واپسی کے لیے تو کڑپ کڑپ شپ شپ کی دردناک صدائیں گونجی۔ سمجھنے میں صرف 2 سیکنڈ درکار تھے کہ دشمن داخلی ہی ہے، جبکہ خارجی دشمن اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ بھی دن دہاڑے۔ گردن کو ہلکی جنبش دے کر ذرا سا اوپر کیا تو دشمن اول بہت پرجوش انداز سے دونوں ہاتھ لہرا رہی تھی۔ دل میں ایک کسک اٹھی اور میٹر گھومنا شروع ہو گیا۔ تم لومڑی، آج میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچو گی، قدمیں رہو گی در۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس سے بھی المناک نتائج ملیں گے۔ دھمکی، اور وہ بھی مجھے؟ شکل دیکھو اپنی ذرا۔ چوئیا بالائی منزل سے بھی مسلسل مذاکرات جاری اور ساری تھے۔ چلو دل کی بھڑاس نکال لو، آخر مظلوم جو ٹھہرے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، جو لوگ اللہ کی بنائی گئی چیزوں سے نقص نکالتے ہیں ان کو اردو زبان میں گناہگار بولا جاتا ہے۔ آگے تمہاری مرضی، لہٰذا غصہ ٹھنڈے شربت کی پی جاؤ اور اندر جا کر دوسرے کپڑ پہن لو، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ ویسے تمہیں یاد ہوگا چند دن پہلے تم نے جو نقلی سانپ پھینک کر مجھے ہراساں کیا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ میں بھی حساب کتاب برابر رکھنے کی قائل ہوں۔ اب جاؤ شاباش، اچھے بچوں کی طرح۔ انس کا چہرہ شدید غصے سے لال ہو رہا تھا۔ فوراً جمپ لگا کر سیڑھیوں کی طرف لپکا، جیسے ہی پاؤں دوسرے سینے پر رکھا پھسل کر دھڑم سے نیچے گرا۔ رانی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ زینا، علینا آ جاؤ پیاریو، ہمارے مرد مجاہد پردیسی حوالدار صاحب نے کلا بازی لگائی ہے۔ اس بار کی چھٹیاں ضرور سے زیادہ ہی مہنگی پڑ گئی حوالدار صاحب کو۔ انس کڑے تیوروں سے رانی کے اوپر آگ برسا رہا تھا، جبکہ رانی کی کھیکھی مسلسل گونج رہی تھی۔ شور سن کر سلطانہ بیگم یعنی کہ انس کی والدہ بھاگی۔ ہائے اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے کو کیا ہو گیا؟ ماں صدقے میرے لال، امی آپ اس میسنی بھانجی اور بھتیجی اور لومڑی کو بلائے، نیچے آئے اور معافی مانگے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ سلطانہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔